हेलो फ्रेंड, वेलकम। मैं एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती आप लोगों के बीच में आज फिर एक बार जुडिशरी झारखंड जुडिशियल सर्विस 2008 का पेपर सॉल्व मैं आपके सामने लाया हूं। आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट हैज पावर टू प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यू ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट डुली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। तो इसका उत्तर जो है 3 छोड़कर जो है और बाकी 4 है। ओके, एक मिनट, मैं जो है थोड़ा ओके ओके अब मैं जो है इसका उत्तर जो है आपको दूंगा। उत्तर इसका सी होगा। ओके, पब्लिक न्यूसेंस हैज बीन डील्ड अंडर सेक्शन अंडर सीआरपीसी फ्रॉम सेक्शन 133 टू सेक्शन 143 एंड एज पर सेक्शन 133 डीएम STM or any educative magistrate are authorized by state government to make conditional orders and as and when upon receiving police report or other information and evidence. Question number 53. The provisions of a session है the provisions for reviewing the decision of criminal court are essential for the due protection of life and liberty. Reason say they are based on the notion that judge and magistrate are not infallible code infallible code। यानी इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर ए है। बोथ ए और दोनों सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है एसेशन। Subject to some exception, the provisions of the Code Criminal Procedure are not applicable to tribal area and undivided Assam region. These areas enjoy special status like of the state Jammu and Kashmir Code। तो इसका क्या होगा? सही उत्तर इसका क्या होगा? सी होगा। एज ट्रू बट आर फॉल्स, यानी स्टेट जम्मू कश्मीर डज नॉट होल्ड एनी स्पेशल स्टेटस प्रेजेंट टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। Reason for non-applicability of some of the provisions of the Criminal Procedure Code to the state of Nagaland have been stated by the Supreme Court in। नागालैंड राज्यों पर दंड प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों को लागू न होने के कारण का उल्लेख उच्चतम न्यायालय ने वाद में दिया गया है। किस वाद में दिया है? तो इसका उत्तर जो है सी है। जार्जोलिना वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम। अब आ जाता है हु कैन। क्वेश्चन नंबर 56। हु कैन अपॉइंट ए पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के न्यायालय के लिए एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोकोपयोजक के रूप में कौन नियुक्त करता है? तो इसका उत्तर 56 का क्या होगा? सी होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, यानी सेक्शन 25(3) का जो है हुआ नो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अवेलेबल फॉर द पर्पज ऑफ द एनी पर्टिकुलर केसेस। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में अपॉइंटेड एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ दैट केस प्रोवाइडेड that a police officer shall not be so to be appointed
if he taken any part of the investigation into the office with respect to which the accused is being prosecuted, b he if he is below द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, यानी कभी कभी जो है टर्म कंडीशन में यह है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं है तो जो मामले का जांच कर रहा है उसको छोड़कर किसी भी इंस्पेक्टर रैंक का जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को बनाया जा सकता है डीएम द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वो अमंग द फॉलोइंग कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एनी मजिस्ट्रेट, निम्नलिखित में किसको मजिस्ट्रेट वारंट के बिना गिरफ्तार करेगा? तो ए है एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस विद इन अ लोकल जुरिडिक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट बट नॉट इन हिज पर्सन, मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति परंतु अपराध उस मजिस्ट्रेट के उपस्थित में ना हो। बी है एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस एनीवेयर बट इन द प्रेजेंस ऑफ सच मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कहीं भी अपराध करने वाला कोई व्यक्ति। सी है एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन फॉर हुज अरेस्ट हिज कंपिटेंट इशूज अ वारंट, मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसके गिरफ्तारी करने का वारंट निर्गत करने वाला मजिस्ट्रेट सक्षम है। डी ऑल द अबव, तो इसका सही उत्तर है सी है, यानी मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर कोई भी जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने के लिए तो मजिस्ट्रेट सक्षम है। सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट when any offence is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself or arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provisions herein contained it to bail, committed the offender to custody. Any magistrate, whether executive or judicial magistrate, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction if any person for whose arrest is competent at the time and the circumstances issues or warrant। अब बात करते हैं क्वेश्चन 58। मैच लिस्ट फर्स्ट with a list taken and select the correct answer। स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशन जज, तो ये क्या क्या सजा दे सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास क्या दे सकता है, असिस्टेंट सेशन जज क्या दे सकता है। तो इसमें 7 ईयर्स कौन जगह चीफ देगा और उसके बाद में जो है इम्प्रेजमेंट ऑफ टू 10 ईयर्स को एंड फाइन कौन देगा? तो असिस्टेंट सेशन जज देगा। और 3 ईयर्स जो है कौन देगा? तो जो है स्पेशल जो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट देगा। इम्प्रेजमेंट ऑफ 1 ईयर कौन? सेकंड मजिस्ट्रेट देगा। तो इसका सही उत्तर जो है ये होगा एक्सप्लेनेशन सेक्शन 28-29 में इसको दिया गया है। तो अगर हम इसको मैच करें तो इसका मैच क्या होगा कि अगर जो है अगर बात करें कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितना देगा, तो यहाँ का ए का 3 होगा, या ए का 3 ओके। अब ए का 3 यहाँ भी है। अब बात करते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या है कि वो से 7 साल का दे सकता है। तो ए का बी है जो है 1 है, बी का 1 है, तो बी का 1 कहाँ मिलता है? यहाँ मिलता है, ठीक है। और बी का 1 कहीं नहीं मिल रहा, तो इसका सही उत्तर डी होता है, ओके। अब बात करते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट है 59। 59 कहता है वेयर 2 और मोर कोर्ट हैव बीन टेकन कॉग्निजेंस, जहां 2 या 2 से अधिक कोर्ट है वो से कॉग्निजेंस सेम ऑफेंस के एंड ये क्वेश्चन अराइज इज टू बीच देम आउट टू इंक्वायरी इनटू और ट्राई द ऑफेंस, द क्वेश्चन शेल बी डिसाइडेड, कौन डिसाइड करेगा? अब बात करते हैं कि इफ द कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट बाय द हाई कोर्ट, second by the high court within the local limits whose appellate criminal jurisdiction the accused reside carries on the business or his engaged in a gainful employment. Third, if the court are subordinate to the same high court by the high court in consultation with the state government concerned. Fourth, if the court are not subordinate to the same high court by that court within local limits of whose appellate criminal jurisdiction proceeding were first committed.
विच ऑफ द अबव, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी होगा 1 और 4। 1 4 क्या कहता है? इफ कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट, अगर सेम हाई कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट होता है वो ले सकता है, क्या नाम है, कॉग्निजेंस ले सकता है। फोर्थ कहता है कि इफ द कोर्ट आर नॉट सबऑर्डिनेट to the same high court by the court within local limit of the whose appellate criminal jurisdiction और proceeding were first commencement। अब बात करते हैं कि ये सेक्शन जो है 186 में बताया गया है। सेक्शन 186 जब रीड करेंगे तो वहां इसको मिलेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 60, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्डर केस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन इज वेरी लिमिटेड। रीजन है, this extraordinary power is to be used when consideration of public justice justify its exercise court। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? ये होगा both A and R true। R is the correct explanation of A। सीआरपीसी 185, पावर टू ऑर्डर केस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन notwithstanding anything contained in the proceeding provision of this chapter, the state government may direct that any cases or classes of cases committed for trial if any district may be tried any session division, provided that such direction is not repugnant to any direction previously issued by the High Court or the Supreme Court under the law, under the Constitution, under this court, any other law time for time being force। क्वेश्चन नंबर 61, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी। ए है, आर कंप्यूटेड विटनेस अगेंस्ट ईच अदर मैट्रिमोनियल केसेस, एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम बेशक साक्ष्य के मामले में गवाह हो गए। अब बात करता है कि आर नॉट कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर एट द केस आर वन पर्सन ऑफ लॉ, एक दूसरे के विरुद्ध सक्षम गवाह नहीं हो क्योंकि दोनों दोषी विधि के अंतर्गत हैं। और कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर सिविल केसेस ओनली, एक दूसरे के विरुद्ध केवल दीवानी मामले में सक्षम गवाह है। और कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर इन सिविल सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस, एक दूसरे के विरुद्ध दीवानी तथा आपराधिक मामले में सक्षम गवाह है। तो इसका सही उत्तर होगा डी है कि एक दूसरे के विरुद्ध दीवानी तथा आपराधिक मामले में कंपिटेंट विटनेस है, यानी आर कंपिटेंट विटनेस अगेंस्ट ईच अदर सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। सेक्शन 120 ऑफ एविडेंस एक्ट, in all civil proceeding the party to the suit and the husband or wife of any party to the suit shall be competent witness in criminal proceeding against any person, the husband or wife such a person respectively shall be a competent witness। Section 122 120, remove the bar of doctrine the husband and wife are one person in law। अब ये क्या मैच करने की बात आ रहा है? ये मैच करिए, ऑटोमेटिक जो है ब्लड स्टैंड एंड ब्लड ग्रुप, ऑटोमेटिक कैमरा, टेप रिकॉर्डर स्टेटमेंट, हैंड राइटिंग। तो केस लॉ का क्या है? तो आप इसमें है रिग बनाम डोसन है, स्टेट गुजरात बसा छोटा लाल पटानी है, बी बस अटॉर्नी ऑफ जनरल है, यूसुफ अली बस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। तो उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा? सी, यानी हम सी में रहते हैं। तो ए का 2 है, ब्लड स्टेन एंड ब्लड ग्रुप क्या है? स्टेट ऑफ गुजरात छोटे लाल पानी। और बी का 3 क्या? ऑटोमेटिक कैमरा है, रिग बनाम दोदसन। टेप रिकॉर्डर का मामला क्या है? टेप रिकॉर्डर का मामला जो है, सॉरी एक मिनट, यानी ए का 2 है, बी का 3 है। ए का 2, बी का 3, बी बसर अटॉर्नी ऑफ जनरल है। हैंड राइटिंग का क्या है? सी का 1, सी का 1 रिग बनाम डॉनसन है स्टेप रिकॉर्डर का। और डी का जो है क्या होगा? डी का 3, ओके, सॉरी डी का 4 होगा। अब बात करते हैं ब्लड स्टेन एंड ब्लड ग्रुप के मामले में। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस छोटा लाल पटानी। ऑटोमेटिक कैमरे में बी वर्सेस अटॉर्नी जनरल। टेप रिकॉर्ड स्टेटमेंट में क्या होते हैं, कौन होते हैं? रिग बनाम डॉडसन। हैंड राइटिंग में क्या है? यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके,
अब बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है मैच करने के लिए। डेट अ मैन हेड और सेड समथिंग। मैन हेड समथिंग क्या है ये? फैक्ट है। ए मैप और प्लान डॉक्यूमेंट है। कॉपीज मेड फ्रॉम कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल एविडेंस। एविडेंस है कि फैक्ट आर कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू इन सच मैनर एज टू कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। वो निशी। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सही क्या होगा। डी होगा फोर्थ। यानी फैक्ट कनेक्टेड टू द फैक्ट इन यूसु सच मैनर एज टू कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो इसका रूल ऑफ निशी। तो इसका क्वेश्चन डी होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मैच लिस्ट में। मैच लिस्ट फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड द select the correct answer using the code given below the list. Confession caused by inducement threat promise. Confession to customers officer confession in the FIR given the accused. Discovery of the fact pursuant to the statement in police custody. अग्नू वर्सेस नेगेसिया स्टेट वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे डी। डी का ए का थ्री। तो ए का थ्री क्या है? कन्फेशन का, यानी प्यारे लाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इनका केस का है क्या क्या नाम है? जो कंसेंस कन्फेशन है काज बाई इंड्यूस और डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रॉमिस। कन्फेशन ऑफ द कस्टम ऑफिसर है तो बी का टू है। यानी स्टेट ऑफ पंजाब बालक बालक जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत बरकत राम। अब उसके बाद में सी का वन है। तो सी का वन क्या कहता है? कन्फेशन ऑफ गिवन ऑफिस गिवन द अक्यूज अग्नोशिया वर्सेस स्टेट। और डी का फोर डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट स्टेट वर्सेस बम्बई काठी कालू वाले केस को। ओके, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन इज वेदर ए रिपोर्टेड द फैक्ट दैट ही सेड ही हैड बीन रॉबड विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट। प्रश्न ये कि ये को लूटा है। ये तथ्य कि उसने की शिकायत किए बिना उसे लूटा है। तो क्या सुसंगत तथ्य की तैयारी दर्शित करते हुए सुसंगत है? इज रिलेवेंट शोइंग प्रिपरेशन फॉर रिलेवेंट फैक्ट। इज रिलेवेंट शोइंग कंडक्ट यानी आचरण को दर्शित करने वाले सुसंगत तथ्य। इज रिलेवेंट शोइंग इफेक्ट और रिलेवेंट सुसंगत तथ्यों के प्रभाव को दर्शित करने वाले सुसंगत। मैं बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32 सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस एक्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर डी है कि मैं बी रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32 और सेक्शन 157 द एविडेंस ने साक्ष्य अधिनियम धारा 32 और धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत हो सकता है। बस ये को लूटा है तथ्य उसने ये शिकायत किए बिना उसने कहा तो ये लूटा गया है। तो उसके बाद में जो है ये जो है ये हो सकता है। ओके, यानी द फैक्ट मेंशन हियर मे बी इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32 से डाइन डिक्लेरेशन और सेक्शन 157 corroboration but not relevant under section 8 aided evidence as per explanation 1 or section 8. The word conduct in this section does not include statement unless those statements accompany an explanation act other than a statement, but the explanation is not the effect to relevancy of a statement under any other section of this act. These facts are similar to illustration. The question is whether A was revised the fact that shortly after the alleged rape she made a complaint relating to the criminal. The circumstances under which under the terms in which complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint she said that she had been revised is not relevant as the conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under section 32 class A, one as corroboration evidence under section 157. अब बात करता है छाछठ। ये accused of receiving stolen goods while knowing them to be stolen, he offers to prove that he refused to steal them below their value. ही यानी ये चुराए गए माल को चोरी का जानते हुए भी प्राप्त करने का अभियुक्त है।
वे सिद्ध करने का प्रस्ताव करते कि उसने उनके मुल्क को कम करने से बेचने से इनकार कर दिया है। तो ये सिद्ध नहीं कर सकता, नॉट प्रूव द स्टेटमेंट, इसे सिद्ध नहीं कर सकता है। और बात करता है कि बी कहता है कि प्रूव इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एडमिशन सिद्ध कर सकता है या दूसरी करती हो। प्रूव इट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंडक्ट इन फुलनेस फैक्ट इन इशू, इसे सिद्ध कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका सी है, यानी सब जो है प्रूव एक्सप्लेनेटरी ऑफ द कंडक्ट इन फुलनेस बाय द फैक्ट इन इशू, इसे सिद्ध कर सकता है कोई विवादक तत्व से प्रभावित का आचरण स्पष्टीकरण है। अब एज पर सेक्शन 21 द इंडियन एविडेंस एक्ट status that the admission cannot be proved by or on behalf of the person who makes it except is given condition. As per second condition, an admission may be proved by or on the behalf of the person making it when it consists of the statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at the or about the time when such state, mind, or body exist and accompanied by the conduct rendering its falsehood approval is enabled the person to prove statement at the state of mind body. It must noted that our statement are not admissible. They must be accompanied by conduct rendering the falsehood of the statement improbable. ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब कहता है एन एडमिशन बाय ए गार्जियन एड लिटियम अगेंस्ट ए माइनर एविडेंस, यानी गार्जियन एड लिटियम की आवश्यकता केवल स्वीकृति साक्ष्य है। अब ये बात करता है एडमिशन ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ मेड बाय प्लीडर इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इज एविडेंस, यदि विधि के बिंदुओं पर अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में प्लीडर द्वारा स्वीकृति साक्ष्य है। और एडमिशन बाय वन of the several defendant in suit against another defendant is evidence, इन कई पतवादियों में से एक द्वारा स्वीकृति अन्य पतवादियों के खिलाफ साक्ष्य। एडमिशन ऑफ फैक्ट मेड बाय ए प्लीडर इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इज एविडेंस, इन तथ्य के बिंदुओं पर मुवक्किल की ओर से न्यायालय में प्लीडर द्वारा स्वीकृति साक्ष्य। तो इसका उत्तर डी है। सेक्शन एज पर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, party or his authorized agent, he make an admission, the agent must act within the scope of the authority and the court must be satisfied that the agent was so authorized. Pleader is an authorized by agent of the parties. Question number 68 है चरित्र यानी which one of the following is true statement in relation the relevancy of characters, चरित्र की सुसंगतता के संबंध में कौन सा कथन सही है। इन क्रिमिनल केस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, आपराधिक मामले में प्रवृत्ति अच्छा आचरण सुसंगत है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रीवियस हैड कैरेक्टर इज रिलेवेंट, आपराधिक कार्यों में प्रवृत्ति खराब आचरण सुसंगत है। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्पुटेड इज रिलेवेंट, दीवानी वादों में आरोपित आचरण को सिद्ध करने हेतु चरित्र सुसंगत है। इन सिविल केस कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डैमेज इज रिलेवेंट, दीवानी वादों की क्षतिपूर्ति राशि को प्रभावित करने वाली किसी व्यक्ति से सुसंगत है। तो इसका उत्तर डी है। डी ये कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन सेक्शन 55 कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेज इन सिविल केस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी person is such as to affect the amount of damage which he ought to receive is relevant. Thus, good or bad character of the plaintiff relevant in calculating amount of damage to be granted to him. Section 55 is an exception to the general rule. Contains Section 52 that the character is relevant in civil cases. Subsection 69. When the court is to from an opinion is the digital signature of any person, the opinion of the which of the following is relevant. जब न्यायालय किसी व्यक्ति को डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो निम्नलिखित में किसकी राय सुसंगत है। तो ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी प्रमाण अधिकारी, बी कंट्रोल अपॉइंटमेंट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त नियंत्रक,
सी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड, इंटरनेट सेवा प्रदाता। डी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, और इसका जो है सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैड इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक्सप्लेनेशन जो 47A का है, डी है, यानी हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्रमाणित प्राधिकारी। Opinion is a digital signature when relevant, when the court has to form an opinion as the electronic signature of any person. The opinion of the certified authority which has issued the electronic signature certifying is relevant fact. Digital signature has been amendment to electronic signature by Act. अब क्वेश्चन नंबर 70, in which of the following cases the Supreme Court raised a doubt regarding the applicability the doctrine of equitable estoppel beyond section 115। निम्नलिखित में किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने साक्षार अधिनियम 115 पर समय पूर्व निबंधन के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर संदेह व्यक्त की है? अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बी है मदप्पा वर्सेस चंद्रम्मा, यानी कि स्टॉपिल पे जो है निबंधन पर संदेह व्यक्त किया, तो मदप्पा वर्सेस चंद्रम्मा केस में है। अब क्वेश्चन नंबर 71 है, नो रिलेवेंट रेवेन्यू ऑफिसर शेल बी कंपल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन ए टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू। द प्रोविजन ऑफ इच कंटेंट, यानी कि किसी राजस्व अधिकारी को बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध कारित किसी भी अपराध के बारे में सूचना कहाँ से मिली है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर ए है सेक्शन 125। सेक्शन 125 information aid to commission of offense. No magistrate or a police officer shall be compelled to say when he got any information at the commission of any offense, or not a revenue officer shall be compelled to say when he got any information at to the commission of any offense against the public revenue. Question number 72 है, no confession made to police officers shall be provided as against person accused of any offense. The relation of the rules stated, यानी पुलिस अधिकारी के सक्षम की गई समझ की गई स्वीकृति किस अपराध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। नियम के तर्क की बात करें तो इसका नियम के तर्क क्या है कि बी है क्वीन वर्सेस एम्परर वर्सेस बाबूलाल। क्वीन बरा एम्परस वर्सेस बाबूलाल कि पुलिस अधिकारी के समझ की गई संस्कृति किसी भी अपराध के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जा सकती है। ओके, अब बात करते हैं व्हेन अ बैलेंस ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन ए सेट ऑफ 5, हाउ मेनी ऑफ देम नीडेड टू बी प्रूव, यानी जहां एक विनिमय पत्र को 5 सेट में तैयार किया जाता है उनमें से कितनी को साबित करना है? तो उसका उत्तर है कि सी है वंस, यानी 91 सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एक्सप्रेशन वेयर द आर मोर ओरिजिनल देन वन और ओरिजिनल ओनली नीड टू बी प्रूव्ड। If a contract is contained in bill of exchange, the bill of exchange must be proved. Question number 74 है, A gifts be received for money paid by B oral evidence is offered for the payment, the evidence is admissible. A receive is not a contract or grant in respect of which oral evidence is barred code। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर सही both A are true and R is correct. Explanation A. Section 91 evidence of terms of contract grant and disposition of property reduced to form of document when the terms of contract were a grant of any other disposition of property have been reduced to the form of the document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant, or other disposition of property or such matter except the document itself or secondary evidence of its content in case in which secondary evidence is admissible under the provision here before contained. Section explanation 3, the statement in any document whatever affect
other than fact referred to in this section shall not be precluded then admission or oral repetition is to part of same fact. क्वेश्चन नंबर 75 है एसेशन है सेक्शन 91 एंड 92 एविडेंस एक्ट शुड बी रीड टुगेदर रीजन दीज टू सेक्शन सप्लीमेंट ईच और अदर। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर इसका जो है ए होगा। बोथ या दोनों सही है और दोनों का सही एक्सप्लेनेशन है। Section 91 Evidence Act deal with the rules of best evidence or principal exclusion or oral evidence by document evidence is provide the content of document shall be proved by document evidence only and not oral evidence. Section 92 provide that the content of document provide as per 91 alteration, variation or addition. In such documents shall also be proved by document evidence, but Section 92 provides 6 situations where oral evidence can be allowed to contradict or vary terms of a document. Section 76, question number 76, the court shall take judicial notice. न्यायालय न्यायिक सूचना लेगा। कब लेगा? तो इसका सही उत्तर डी है, रूल ऑफ रोड ऑन लैंड एंड सी, यानी भूमि एवं समुद्र रोड के नियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 57, फैक्ट ऑफ विच कोर्ट may take judicial notice. The court shall take judicial notice of the following fact. 1. All law in force in territory of India. The existence, title and national flag of every state sovereign recognized by the government of India. 13. The rule of road or land or the state. अब क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन सा उपधारणा कर सकता है? उदाहरण के लिए प्रिजप्शन ए टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के संबंध में उपधारणा। प्रिजप्शन ए टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में संबंध में उपधारणा। प्रिजप्शन ए टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा। प्रिजप्शन ए टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से इसका सही उत्तर ये होगा कि इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के बारे में उपधारणा, यानी सेक्शन 88 ए है, प्रिजप्शन टू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। द कोर्ट में प्रिज्यूम डेट द इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फॉरवर्ड बाय द originator through an electronic mail server to the address to whom the message purports to be addressed correspondence with the message as fit into his computer for transmission, but the court shall not make any presumption as to the person by whom such message was sent. Question number 78 है, सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट डील विथ साच अधिनियम की धारा 58 से संबंधित क्या है? तो प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल, तथ्यों के मौखिक साक्ष्य का प्रमाण है, यानी 59 का प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रोवाइड बाय ओरल एविडेंस। अब बात करते हैं 79, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट मैच। तो relevancy of statement as last content law book, section 38 evidence act, relevancy of statement map chart, सेक्शन 38 एविडेंस भी नहीं मैप करता है, मैच करता है। रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर ए proving is subsequent proceeding the truth of fact, section 34. Relevancy of statement is the fact public natures of the evidence, इसका सॉल्यूशन बी है। relevancy of statement is map characters, extra section 38 evidence act। क्वेश्चन नंबर 18 है, in which of the following instance there is no reasonable grounds for asking the witness, the question is whether he is a dacoit। निम्नलिखित में सुधा गौ से प्रश्न पूछा निकले पर्याप्त दानी कि क्या वो डकैत है? A barrister is interested to by an attorney that an important witness is a dacoit, यानी एक बैरिस्टर एक अटॉर्नी को निर्देश दिया जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। बी, a pleader is informed by a person in court that an important witness is in dacoit, the information on being
क्वेश्चन बाय द प्लीडर गिवन सेटिस्फैक्टरी रीजन फॉर द स्टेटमेंट। यानी एक प्लीडर को एक व्यक्ति न्यायालय की सूचना देता है कि महत्वपूर्ण गवाह डकैत है। प्लीडर द्वारा प्रस्तुत किए जाने की सूचना वाले अपने कथन के लिए संतोषजनक कारण देता है। सी है ए विटनेस ऑफ whom nothing whatsoever is known is asked randomly whether is a डकैत। एक गवाह इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अचानक पूछा जाता है क्या वो डकैत है। डी है ए विटनेस ऑफ whom nothing whatsoever is known being question is a mode of life and means of living gives unsatisfactory आंसर। एक गवाह इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं कि अपने जीवन के तरीके तथा जीविका के साधन के बारे में पूछे जाने वाले असंतोष उत्तर देता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी होगा कि ए विटनेस ऑफ होम नथिंग व्हाटसएवर इज नॉन इज आस्क्ड रैंडमली वेदर इज ए डकैत है। इसको गवाह के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अचानक ही पूछा जाता तो वो डकैत है। सेक्शन 149 क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। No such question is here referred into section 148 ought to be asked unless the person asking his reason ground for thinking that this imputation which it convey is well found. Section 81 क्वेश्चन नंबर 81 द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी आवश्यकता के अभिकरण सिद्धांत। तो आवश्यकता के अभिकरण का सिद्धांत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर ए है applicable in emergent situation where communication with the principal is not possible। आपत्तिजनक स्थिति में जब मालिक तथा सूचना संभव न हो, यानी एक्सप्रेशन ये सिचुएशन ऑफ नेसेसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस वन पर्सन कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम एनी लॉस और डैमेज विदाउट एक्सप्रेसली बीइंग इंस्ट्रक्टेड। दिस क्रिएटेड an agency out necessity। The principle contained section 189 Contract Act where the agent is expected to act emergency situation in prudent and reasonable manner। Question number 82 है A gives weekend cloth to be tailor for making a suit। The tailor's charge are settled at by 500 after the suit is ready it tenders Rs 500 for the charge but the tailor refused to deliver the suit till a pay and the overdue in such। यानी एक ए है, एक दर्जी है बी को ऊनी कपड़ा सूट सिलने के लिए देता है। दर्जी का जो अधिभार 500 रुपये तय होता है। सूट तैयार होने के बाद एक अधिभार के विरुद्ध 500 देने का निविदा करता है, परंतु दर्जी सूट देने से इनकार करता है जब पुराने बकाये का भुगतान ए द्वारा नहीं किया। तो ऐसे वाद क्या होगा? तो ऐसे वाद जो है बी है, सूट का प्रदान से करने से इनकार नहीं कर सकता है। यानी 170 है बैली पर्टिकुलर लाइन wherein Bailey has accordance with the purpose of the bailment render any service involving exercise labor or skills in respect of the good Bailey he has in the absence of contract the contract a right retain such good until received due to remuneration for the service he has rendered in respected। Here B is Bailey and he cannot refuse to deliver the suit if he is received to remuneration for service of render him। अब क्वेश्चन 83 है निम्नलिखित में कौन सा सही है? Pledge made by a person having a limited interest is valid to the extent of that interest। सीमित हितधारक व्यक्तियों के द्वारा मतलब गिरवी विधिपूर्ण है। बी है pledge made by person under वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड सुनने कर संविदा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा की गई विधिपूर्ण है। पेलेज मेड बाय मर्चेंटाइल एजेंट टू वैलिड वाणिज्य जो अभिकर्ता द्वारा की गई गिरवी विधिपूर्ण है। गुड में भी प्लेजेस बाय द सर्वेंट इन द एब्सेंस ऑफ ओनर स्वामी द्वारा उपस्थिति में नौकर द्वारा गिरवी की जा सकती है। तो उत्तर सी है, यानी प्लेज मेड बाय मर्चेंटाइल एजेंट टू वैलिड। Section 178 pledged by mercantile agent where a mercantile agent is with the consent of the two owners is possession of good or to the document of title to goods any pledge made by him when acting in the ordinary course business of mercantile agent shall be as valid as if were specially authorized by
the owner of the goods to make the same provided that he only acts in good faith and he has not the time of the pledge notice that the owner is not authorized the pledge. अब क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract. Reason: any various made without the surety consent in terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharge the surety to transaction subsequent to variance code. तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बी सही है। बोथ ए आर विद ट्रू। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। अब क्वेश्चन नंबर 85 without the request of anybody extinguish the fire be good on a sufferer injured thereby be promised to compensate a for the whole amount he has spent for his treatment the content a बिना किसी अनुरोध के बी के गोदाम में आग बुझाता है, ए को उस क्षति पहुंचता है, बी ये वचन देता है कि ए को उतने संपूर्ण रकम देगा जो उतना उपचार पाने के वे की है। तो ये क्या है? तो ये क्या है? सेक्शन 25 में जो है ये परिवर्तनीय है, इन्फोर्सेबल है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड अनलेस इट प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट एनी वॉलंटरी सर्विस अंडर सेक्शन 2 और here B is promised to compensate for the injury suffered A जो है while extinguish fire B go down. Thus is such a situation even without consideration contract is enforceable. 86 है promissory estoppel is something spoken of is suitable in वचन निबंधक अनेक प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? B quasi contract यानी संविदा कल्प का है। These doctrines are similar in that are both use achieve a fair, equitable outcome for the aggrieved party. However, their rationale are different. Promising estoppel, there was a promise and fairness required enforceable. Quasi-contract, there was no promise but fairness required restitution. Question number 87. X a trader leaves good Y house by mistake. If Y uses the goods, then which one of the following is correct when X demand the price of the good and Y refuses? यानी एक व्यापारी X को भूल से Y के घर में कुछ माल छोड़ देता है। यदि Y माल के उपयोग करता है तब X द्वारा माल की कीमत मांगने पर और Y के दोबारा कीमत देने से इनकार करने पर निम्नलिखित कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी है, यानी कीमत देने के लिए बाद क्योंकि एस की इच्छा निःशुल्क माल प्रदान करने का नहीं था, वह ने एस को कार का लाभ उठाया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ए कॉन्ट्रैक्ट विद द टेन हाउस फॉर इरेक्टिंग a samina for performing the marriage of his daughter. One day of marriage, a curfew was claimed in area preventing the celebration of the marriage. The Samiana owner claimed the charge agreed to the paid by X. In the light of above, which one of the following is correct? यानी अपनी पुत्री की विवाह समारोह के लिए एक्स ने एक टेंट हाउस सामियाना लगाने की संविदा की। विवाह के दोनों क्षेत्र में कर्फ्यू लग जाने से विवाह आयोजन न हो सका। सामियाना का स्वामी एक्स द्वारा स्वीकार किए अधिकार को भुगतान का दावा करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा कि एक्स नीड not pay to anything as the celebration of the marriage was impossible of account of the curfew. 56 है lex non cogit ad impossible यानी which means the law cannot force a man to do something which is impossible. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित किसका उदाहरण का उन्मोचन हुआ है? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस है द डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट नॉट बीन अफेक्टेड? यानी ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर ऑफ फॉर बी आफ्टरवर्ड फॉरबिड हिम टू डू सो ए बी। यानी
ए बी के लिए चित्र बनाने का वचन देता है, बाद में बी उसे मना कर देता है। ए owes B Rs 500, C pay to 1000 rupees which B accept is satisfaction of his claim agent। यानी ए पर बी 5000 रुपया कर्ज है और सी बी को 1000 रुपये देता है, जिससे बी ए के विरुद्ध तुष्टि स्वीकार कर ले। ए await arrival of B to finish the painting और बी ए के चित्र पूरा करने के लिए बी के आगमन की प्रतीक्षा करता है। इसका सही उत्तर होगा सी होगा कि ए बी का चित्र पूरा करने के लिए बी के आगमन की प्रतीक्षा करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन ऑफ द स्पेसिफाइड अनसर्टेन एवन नॉट हैपनिंग विद इन अ फिक्स्ड टाइम। समासित संविदा को जो नियत समय के अंदर निर्दिष्ट घटना के आधार पर यानी कैन बी इन्फोर्स इफ द इवेंट डज नॉट हैपन विद द फिक्स्ड टाइम। यानी प्रवर्तित कराई जा सकती है घटना नियत समय में भीतर घटित न हो। यानी कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल एट द बीइंग अवॉइड। यानी किसी भी प्रस्ताव परिवर्तन नहीं कराया जा सकती है क्योंकि शून्य है। अब इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा ए सी। यानी कराई जा सकती है घटना नियत समय में के भीतर घटित न हो। और सी कहता है कि परिवर्तित कराई जा सकती है नियत समय के अवसान के पूर्व निश्चित किया जाए ऐसा घटना घटित नहीं हो क्यों हो। यानी सेक्शन 32 क्या कहता है? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट of an event happening contingent content to do or not to do anything if any uncertain future event happen cannot be enforceable by law unless and until that event has happened। If that event become impossible such contract becomes void। 33 enforcement of contract contingent on a event not happening contingent a contract to do or not to do anything of an uncertain future event does not happen can be enforced within the happening of that event become impossible and fee for 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन संविदा है? यानी विच ऑन द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अविधिपूर्ण साधनों में एक विधिपूर्ण कार्य करने के लिए करार यानी एन एग्रीमेंट टू डू अ लॉफुल एक्ट एंड बाय अनलॉफुल मींस बी है। एन अंडरटेकिंग इज राइटिंग डूली साइन टू द पे द टाइम बेयर डेप्ट यानी कार्य भुगतान करने के सामयिक रूप से हस्ताक्षर करने की लिखित अनुबंध। सी है एन एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट फॉर ऑफ ए लॉफुल ट्रेड यानी विधि पूर्व व्यापार करने को रद्द में करार। डी है एन एग्रीमेंट टू पे 10,000 विदाउट कंसिडरेशन प्रतिफल देने के करार। तो सही उत्तर क्या डी है? सॉरी बी है। यानी एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग डूली साइन पे टाइम पीरियड डेप्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। Which one of the following is not provided in section 4 और 5 of the contract। संविदा अधिनियम की धारा 4 और 5 में निम्नलिखित किसका उपबंध है? प्रस्थापना को सूचना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्ट प्रतिग्रह को सूचना, प्रस्थापना पदग्रह की प्रश्न, रिवोकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो है डी है। ओके 4 में कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और 5 में रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 62 में का इफेक्ट नेगोशिएशन रेसोनेशन एंड अल्टरेशन। अब 93 क्या कहता है? निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। निम्नलिखित कौन सा कपट की कोटि में नहीं आता है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द इफेक्ट ये किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाया जाना ये कपट है। ये प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग ये पालन करने कोई आश्चर्य रखे बिना कोई वचन देता है। सजेशन इज एज effect that which is not true by one of the does not believing it to be true। किसी तथ्य को जो सत्य नहीं है और ये विश्वास होने जानता है कि प्रस्तुत करता है सत्य ये भी कपट है। और कहता है कि ये रिप्रेजेंट मेड विदाउट नोइंग टू इट टू बी फास्ट ऑनेस्टली बिलीविंग टू इट टू बी ट्रू। ईमानदारी से विश्वास करते हुए सत्य है और ये बिना जाने की मिथ्या है कोई विश्लेषण करता है तो ये भी कपट है। तो इसका सही उत्तर है डी है। इसका सही उत्तर फ्रॉड मीन्स एनी इंक्लूड ऑफ एनी फॉलोइंग एक्ट ऑफ कमिटेड अ पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके
अब बात करते हैं 94 व्यक्तिकरण की तारीख से बढ़ी हुई दर्ज ब्याज का अनुबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? डैमेजेस नुकसान, पेनल्टी, सासेस पर निर्धारित नुकसानी या कंपनसेशन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा, यानी पेनल्टी शासित होगा, यानी व्यक्तिकरण की तारीख से बढ़ी हुई ब्याज का अनुबंध कहलाता है शासित। ओके, अब बात करते हैं मैच करने के लिए आता है क्वेश्चन नंबर 95। टीना वर्सेस जो है, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, ए का 3 होगा, यानी टीन वर्सेस हॉफमैन एंड कंपनी। इसका क्या होगा? इसका ए का 3 क्रॉस ऑफर होगा। और उसके बाद में बी का 4 है फिशर वर्सेस ब्रेली। बेल का क्या है? क्वांटिशन ऑफ प्राइज हो गया है। कार्ले वर्सेस कार्बोलिक स्मोलिक कम क्या होगा कि सी का जो है क्या होगा? 2 होगा, इनविटेशन टू ट्रीट है। हार्वी बनाम फेसी का क्या होगा? तो इसका 1 होगा, ऑफर ऑफ लार्ज होगा, यानी सी का एक टोटल। एक मिनट, ए का क्या होगा? क्रॉस ऑफर, यानी टीन बनाम वर्सेस हाफमैन के। और बी का 4 होगा फिशर्स वर्सेस बेली का क्वांटिटेशन ऑफ प्राइस होगा। कार्लर वर्सेस स्पोक, इसका तो सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। ओके, अब बात करते हैं 96। 96 में क्या है? निम्नलिखित प्रस्तावना सही कीजिए, यानी विच ऑन द फॉलोइंग पोजीशन इज ए क्वेश्चन। ये मॉनिटर्स कंट्रैक्ट बीइंग ए वाइड मॉनिटर इज नॉट बाउंड टू पे नेसेसिटी सप्लाई टू हिम। आवश्यकता संविदा शून्य होने के कारण आवश्यक उसे प्रदत्त आवश्यकता वस्तु के संदाय के लिए आबद्ध नहीं है। ए माइनर कॉन्ट्रैक्ट बीइंग अवॉइडेबल ही इज बाउंड टू पे फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम। आवश्यक संविदा शून्य कर रही है, इसके लिए उसे प्रदत्त आवश्यकताओं को संदाय के लिए वो आबद्ध है। ए माइनर बाउंड टू पे फॉर नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम बिकॉज ऑफ माइनर ऑफ कंटेंट। आवश्यक प्रदत्ता आवश्यक वस्तुओं के संदाय करने के लिए आबद्ध, क्योंकि आवश्यक की संविदा विद्यमान है। यह माइनर कॉन्टेंट इज वाइड बट ही बाउंड टू पे नेसेसिटी सप्लाइड टू हिम। अब इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, आवश्यक की संविदा शून्य है परंतु वो उसे प्रदत्त वस्तुओं को संदाय करने के लिए आबद्ध है। ये 60 एक्ट में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं 97 का। क्या है 97 का? हम मैच कर लेते हैं, इसका सी है। अब सी को क्या फटाफट मैच कर लेते हैं। ओके, यानी कि जो है ए का 2 सुपर सुपरनिंग इम्पॉसिबिलिटी फ्रस्ट्रेशन है। अब उसके बाद में कहते हैं बी का 4 है कंसिडरेशन है। तो क्वाइट प्रो क्यों है। अब उसके बाद में गुड फेथ है। तो गुड फेथ में क्या कहता है? सी का 1 उब्रेम फैडिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और डी का क्या है? 3 है प्रेविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट विवाह विच्छेद अनुबंध वैध है। विवाह विच्छेद अनुबंध सार्वजनिक विरोध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर डी होगा, ए फॉल्स बट आर ट्रू, यानी ए जो है ये फॉल्स है, ये सही है। अब आ जाते हैं 99 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ वैली। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिधि का कर्तव्य? ड्यूटी टू टैक्स रीजनेबल केयर ऑफ गुड, माल का युक्त संगत देखरेख देने का कर्तव्य होता है। कि ड्यूटी टू नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज गुड, माल अनधिकृत उपयोग न करने का कर्तव्य। ड्यूटी नॉट टू मिक्स ऑन हुज गुड विद द गुड्स ऑफ वैली, उपनीति माल के साथ अपने माल के साथ मिश्रित करने का कर्तव्य। और उपनीति देखरेख बावजूद माल के प्रदत्त करने का कर्तव्य। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? तो सॉल्यूशन सही बी होगा। 1 और 3 दोनों सही है। अब आते हैं, बात करते हैं लास्ट सवाल का 100 का। एडमिंसन वर्सेस जराबिस लीडिंग केस किसका है? तो इसका जो केस है बी है, छत्रपति का संविदा का संविधान है। ओके, मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।